नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में डालेंगे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर। जिन मुख्य खबरों पर हमारी नजर रहेगी वो है प्रधानमंत्री आज 12:30 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। साथ ही आज से प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी तक रहेंगे गुजरात दौरे पर, जहाँ वे करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन। नजर होगी मालदीव से जुड़ी अपडेट पर भी, खबरें होंगी कारोबार और खेल जगत से भी। शुरुआत न्यूज़ 10 में हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। देश भर से हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन दौरे पर आज लंदन के लिए होंगे रवाना। इस दौरान रक्षा मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शेपर्ड से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने की है संभावना। मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 उप मंत्रियों को निलंबित किया। कहा, निलंबित मंत्रियों की राय सरकार के विचारों का नहीं करती है प्रतिनिधित्व। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथा कार्यकाल हासिल किया। आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग को मिला 2/3 बहुमत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कहा, छाया रहेगा घना कोहरा। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की है संभावना। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में हुई वापसी। न्यूज़ 10 में आप सुर्खियां और के ऊपर नजर डालते हैं और अब खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल होंगे। अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधिगण भी इस आयोजन में शामिल होंगे। पिछले साल 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 बार 30 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 27 दिसंबर को हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपने वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन 17 और 18 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आमने सामने बैठकर संवाद किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। बीती 5 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 10 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड में गिरिडीह के गांव, शहर और कस्बों में पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा रही है। साथ ही हाशिए पर खड़े हर शख्स को संबल प्रदान कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गिरिडीह के गांव, शहर और कस्बों में पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा रही है। साथ ही हाशिए पर खड़े हर शख्स को संबल प्रदान कर रही है।
वंचितों और गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भागीरथ अभियान अनवरत जारी है। इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव, शहर और कस्बों में पहुंच रही है। गिरिडीह जिले के अंटा बंगला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम हुए। इस दौरान लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। पक्का का मकान हो गया है, बहुत खुश है। मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते। कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंची महिला लाभुक मुन्नी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को वरदान बताते हुए इससे जीवन में आए सुखद बदलाव की चर्चा की। बहुत खुश है, मोदी के धन्यवाद करते हैं। मौके पर मौजूद सोनी कुमारी, मुन्नी देवी और सोनी देवी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याण के कार्यों से काफी प्रभावित दिखीं और उनका आभार जताया। और हम अभी बहुत अच्छा है। गिरिडीह जिले के अंटा बंगला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विशेष रूप से उपस्थित भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा है कि यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसमें सबों की सहभागिता और रुचि जरूरी है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है और हर आदमी के लिए अपना जीवन का कमिटमेंट दिखा रहे हैं, उसमें हम सब सफल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और हाशिए पर खड़े हर उस शख्स से जुड़ा है जो अब तक विकास के इंतजार में अपने दिन काट रहे थे। यह यात्रा इंतजार के लम्हों के बीतने का ऐलान है, क्योंकि जरूरतमंदों के दरवाजे पर चलकर खुद विकास रथ पहुंच रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड में गढ़वा अंतर्गत डंडई प्रखंड के करके और लवाही पंचायत में पहुंची, जहां परंपरागत तरीके से मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत हुआ। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के करके और लवाही पंचायत में महिलाओं ने आरती और पुष्प वर्षा से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से उपस्थित लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की, साथ ही साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत रेहाना खातून ने जहां शौचालय मिलने से जीवन में आए बदलाव की चर्चा की, वहीं ममता कश्यप ने नल जल योजना से जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया। अब घर में शौचालय हो गया है तो घर में ही यूज करते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। आप प्रधानमंत्री जी की मदद से हम लोग के घर पे ही नल का व्यवस्था कर दिया गया है। जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं वही पास नल लगा हुआ है। स्थानीय महिला इंदु देवी ने उज्ज्वला योजना के फायदे बताए तो पूजा कुमारी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहे मुफ्त राशन को बड़ा सहारा बताया। और गैस मिला तो हम लोग फिर से गैस से खाना वाना बनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा से हमारे घर का जो राशन कार्ड बना, तो हमारे घर में 6 सदस्य के हिसाब से प्रति सदस्य 5 केजी के हिसाब से 30 केजी राशन मिलता है, जिससे हमारे घर का गुजारा भी अच्छा से चल जाता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करती हूँ। इस इलाके में किसानों को भी केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसकी बानगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी दिखी। गिरधर प्रजापति ने केसीसी योजना को किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बताया। खेती होने के बाद उसको पुनः मैं बैंक को लेन देन करते रहा, इससे हमको बहुत बड़ा सहूलियत मिल रहा है और हम लोग अच्छे ढंग से हैं। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू ने बताया कि क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा मददगार साबित हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है और इसमें लोग इसे लोग सीख भी ले रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। जो वंचित हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का तेज गति से आगे बढ़ता पहिया निश्चित रूप से जनमानस के विकास और कल्याण को गति प्रदान कर रहा है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वे वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। पीएम दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वे ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इस समिट का विषय रखा गया है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। इस साल के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के पतंगबाज रंग बिरंगी पतंगों से अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। आसमान में कैसा है नजारा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अहमदाबाद के आसमान में कलाबाजी करते इन रंग बिरंगी पतंगों की रौनक देखते ही बन रही है। 14 जनवरी तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दुनिया के 55 देशों के 153 पतंगबाज अनोखे डिजाइन और रंग वाले पतंगों के साथ करतब दिखा रहे हैं। तो देश के 12 राज्यों के 68 पतंगबाजों के अलावा गुजरात के 800 से ज्यादा पतंगबाज भी इस वैश्विक महोत्सव में भाग ले रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया और पतंग उड़ाने का लुत्फ भी उठाया। बहुत दिनों से यही प्रचार चल रहा है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो हम लोग वैसे भी 10 साल से यहाँ काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। तो इस बार हमने सोचा कि भाई कुछ नया करते हैं। जैसे अयोध्या को जैसे नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रचलित कर रहे हैं, तो हम भी उसी तरह अपने राम जी भगवान का इसी तरह काइट करके हम भी थोड़ा प्रचलित करें। और जैसे जिस तरह से हर किसी पे भगवा रंग चढ़ रहा है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि मंदिर पे भगवा रंग चढ़ा तो सब पे भी भगवा रंग चढ़े और हमारा जिस श्री राम है, अयोध्या नगरी है, वो श्री राम नारा से एकदम गूंज उठे। जहां एक और त्योहार पतंग उड़ाने के जश्न को मनाता है, तो वहीं ये व्यवसाय से जुड़े हितधारकों के लिए राजस्व सृजन का एक बड़ा स्रोत का काम करता है। भारतीय पतंग व्यवसाय में गुजरात की हिस्सेदारी 40% है, जिससे प्रदेश में कई लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है। इस बार पतंग महोत्सव वडोदरा, एकता नगर, राजकोट सहित गुजरात के अन्य विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। डीडी न्यूज के लिए मेघना देव की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें।
दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के अपने समकक्ष ग्रांट शार्प के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी संभावना है। राजनाथ सिंह ब्रिटिश रक्षा उद्योग से जुड़े कई CEO और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की सहभागिता से इस महासंगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हाल ही में पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए पात्र संस्था बनाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां आम नागरिकों तक पहुंचाई जाती हैं, जो खुले बाजार की ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर सोनोवाल रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 के साथ साथ हरित नौका दिशा निर्देश भी लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को चिन्हित करते हुए कई समझौते ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही बैठक में भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंध पैक एजेंडे भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज ओडिशा में पारदीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार ने सागरमाला योजना के अंतर्गत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 108.91 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से पारदीप पोर्ट अथॉरिटी के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने मछली पकड़ने की बंदरगाह परियोजना पूर्ण होने के 18 महीने की अवधि के साथ लागू की है। मछली पकड़ने के बंदरगाह के आधुनिकीकरण से हजारों मछुआरों और संबद्ध श्रमिकों के जीवन में सुधार होगा, जो अपनी आजीविका के लिए बंदरगाह पर निर्भर हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऊर्जा उत्पादन की दिशा में मिल रही सफलता पर खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा हैशटैग के साथ कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, बधाई भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। कृष्णा गोदावरी की सबसे गहरी सीमा से हमारा ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जटिल और कठिन गहरे पानी KGWUN
1/2 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू हो गया है। उत्पादन प्रतिदिन 45,000 बैरल और प्रतिदिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस होने की उम्मीद है, जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट को शेयर करते हुए कहा है कि यह भारत की ऊर्जा यात्रा में एक उल्लेखनीय कदम है और आत्मनिर्भर भारत के हमारे मिशन को बढ़ावा देता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी और फायदे होंगे। और इस सफलता पर अधिक जानकारी देने के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता अजय मिश्र से। अजय, एक और सफलता हासिल हुई है कृष्णा गोदावरी के जरिए। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हमारे कदम और जो है मजबूत होते जा रहे हैं। अजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट पर खुशी जाहिर की है और कृष्णा गोदावरी से जिस तरीके से अब हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए जो कदम हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे अजय मिश्र से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं न्यूज़ एट 10 में। ब्रेक के बाद अजय मिश्र के पास जाएंगे और बात करेंगे कि जिस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में अब हमारे आत्मनिर्भर भारत के कदम जो हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। न्यूज़ एट 10 में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट की, जहां उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट में ओएनजीसी जीतेगा, भारत जीतेगा और कृष्णा गोदावरी बेसिन ने तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। इसी से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सफलता की खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे कदम जो हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं और कृष्णा गोदावरी जो बेसिन की तरफ से जब जो तेल उत्पादन शुरू हो चुका है उस पर ये खुशी जाहिर की गई है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में एक और हमारा महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल सही कहा आपने भावना। और अगर आप ट्वीट को ध्यान से देखें तो उसमें जो पहली प्लेट है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ, उसमें यह कहा गया है कि कृष्णा गोदावरी मां की गोद से अब उनकी तलहटी से भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक नया सफर, एक नई यात्रा की शुरुआत होगी और पहली बार ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन केजी बेसिन से किया जा रहा है। अगर मैं आपको 5 साल पहले लेके जाऊं तो इसमें जो प्रोडक्शन की उम्मीद थी 8 से 9 हज़ार बैरल पर डे की प्रोडक्शन की उम्मीद थी, लेकिन आप ट्वीट को देखिए 5 गुना उम्मीद जताई जा रही है। 45,000 बैरल के प्रोडक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। 11,000 करोड़ रुपए हर साल भारत के बचेंगे और साथ ही साथ अगले 16 साल में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया गया है ओएनजीसी की तरफ से। रिलायंस और भारत पेट्रोलियम ने जो गलतियां की थी केजी बेसिन में, जिसमें कुछ
जो रेत है वो कुएं में प्रवेश कर रही थी, उससे उन गलतियों से सबक लेते हुए जो निर्माण किया गया है मलेशिया की कंपनियों के साथ करार के साथ में शहपुर एलएनजी भारत की तरफ से निर्माण कर रहे हैं, इससे बड़ी सफलता मिली है ओएनजीसी को और उम्मीद ये की जा सकती है कि ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में और बहुत बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा। और आगे जाते हुए जैसा कि आप बता रहे थे कि 7% क्रूड ऑयल में और 7% नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। जाहिर तौर पर जो भारत का सपना है विकसित भारत बनने का, ऊर्जा जिसमें सबसे बड़ी जरूरत होती है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज नए साल में मिली है। जी, साथ ही अजय मिश्र, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही कच्चे तेल का उत्पादन भी शुरू हो गया और साथ ही प्राकृतिक गैस भी है जो इस गहरे पानी की परियोजना से हमको मिलने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने और जैसा कि बताया गया है कि क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होगा और सक्सेस जो सफलता है वो मिली है ओएनजीसी को। शुरुआत में 3 से 4 कुओं से ये तेल और गैस निकाला जाएगा। उसको एमआरपीएल जो कि ओएनजीसी की सब्सिडरी है, उसको सबसे पहले एमआरपीएल के लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। क्रूड ऑयल का जो ग्रेड है या उसकी जो क्वालिटी है उसका परीक्षण किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत क्या हो सकती है उसका परीक्षण किया जाएगा। और आपको पता है कि हम लोग 80 से $90 के प्रति बैरल के स्तर पर जो क्रूड ऑयल आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी और हमारे जो पैसे बचेंगे उसका ऊर्जा के दूसरे क्षेत्र में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि न केवल कच्चा तेल बल्कि नेचुरल गैस जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री के साथ साथ घरेलू गैस के रूप में भी हम लोग सभी लोग करते हैं, तो उस हमारे उपभोक्ता के लिहाज से भी बहुत बड़ी अच्छी खबर है। पर अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, यात्रा थोड़ी लंबी है। 16 से 17 साल 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 11,000 करोड़ रुपए की बचत है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां इंग्लैंड की फेल हुई, भारत के ओएनजीसी ने वो काम करके दिखाया है। और जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सरयू नदी के किनारे हूं, लेकिन गंगा, सिंधु, सरस्वती, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, भीमरथी च फल्गु सरयू, श्री गंडकी, गोमती, कृष्णा और गोदावरी जो कि हमारी नदियां हैं, हम जिनको मां स्वरूप मानते हैं, उनकी गोद से ये ऊर्जा सुरक्षा का जो मंत्र निकला है वो भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नई दिशा देने वाला है। बिल्कुल। साथ ही अजय, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि बहुत सा तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो जो निर्भरता है इंपोर्ट पर वो भी कई हद तक कम होगी। बिल्कुल कम होगी। जिस तरह से अगर आप 14% का अगर आप बचत करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो एक तरह से 14% का प्रोडक्शन आपका बढ़ा और दूसरी तरफ आपने 14% का इंपोर्ट कम किया, तो अगर आप टोटलिटी में देखें तो आप 25-30% का एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो 1/4 एफिशिएंसी अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी के दिशा में लेकर के जाते हैं और उस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरी जो बायोफ्यूल अलायंस है, हमने सोलर अलायंस की शुरुआत की, रिन्यूएबल्स पे फोकस करते हैं जो 2030 तक G20 के सभी देशों का कमिटमेंट है। तो एक तरह से भारत लीड करता हुआ नजर आएगा, पूरी दुनिया को दिशा दिखाता हुआ नजर आएगा कि कैसे आप एक विकसित होते भारत या विकसित होते देश में कैसे ऊर्जा सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उससे निपट सकते हैं। जी, अगर मैं आज आपसे इस परियोजना के बारे में भी जानना चाहूँ, ये कृष्णा गोदाम की पानी से गहरे पानी की परियोजना है, कितनी महत्वपूर्ण परियोजना है। 8,000 से 9,000 बैरल प्रतिदिन का अभी लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया और आगे जाके 45,000 तक ये खींचने की तैयारी की गई है। तो कितनी अहम भूमिका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ये एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये पश्चिम बंगाल में ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है जिसमें कई सालों से एक्सप्लोरेशन की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारे बार यूपीए सरकार में भी इस KG D6 जो ब्लॉक्स हैं उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया, उसकी नीलामी भी लगी, इन्वेस्टमेंट भी हुआ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी। बहुत सारी कंपनियों, विदेशी कंपनियों के साथ हमने करार भी किया, लेकिन सफलता जो पहली सफलता मिली है KG D6 बेसिन में वो ONGC को मिली है। मलेशिया की कंपनी है जिसका शहपुर एलएनजी जो कि भारत की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके साथ करार हुआ है और अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जो वेल्स जो कुएं बनाए जाते हैं वो मलेशिया से बन करके आएंगे, इंपोर्ट होकर के तैयार हैं और मुझे लगता है कि मई 2024 में जैसा कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि 8 से 9,000 का प्रतिदिन का जो लक्ष्य है वो बढ़ करके 45,000 बैरल पर डे तक जाएगा। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जिस सावधानी से, जिस सुरक्षा का और सारी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ONGC ने बड़ी सफलता हासिल की है, वो बहुत लंबे समय तक न केवल भारत की सुरक्षा को बल्कि जो निजी क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं उनके लिए भी एक सबक होगा। और शायद उम्मीद ये की जा सकती है कि रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम जो इनका करार हो चुका है KG बेसिन में, वो भी काम कर रही हैं, वो भी अपनी गलतियों से सीख करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अपना योगदान देंगी। भावना।
साथ ही अजय, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम दिन पर दिन, साल दर साल, स्टेप बाय स्टेप आगे कदम रखते जा रहे हैं। और आज का जो ये कदम जिस पर हरदीप सिंह पुरी ने भी सफलता के लिए खुशी जाहिर करी और साथ ही साथ हैशटैग करके लिखा है कि ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा, तो क्या हमें लग रहा है कि भारत उस जीत के और करीब है अब? जिस तरह से भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा है 2047 तक, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पूरी डेवलपमेंट स्टोरी में, तो वो है आपका एनर्जी। क्योंकि एनर्जी, जब आप बढ़ते हैं तो आपको विकसित होने की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सड़कें बनाते हैं, वहां भी एनर्जी लगती है। आप बिजली के खंभे लगाते हैं, रेल पुल का निर्माण करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जब आप परिवहन के लिए इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों का, तो उसमें भी एनर्जी जाती है। जब देश तेजी से आगे बढ़ता है, और भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश जहां 130 करोड़ जनता रहती है, तो इतने बड़े देश को जब आप एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं विकसित भारत के सपने के साथ में, तो जो ऊर्जा की जरूरत होगी आप समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। वो ऊर्जा की जरूरतें आपको घरेलू स्रोतों से पूरी करनी है या फिर इंटरनेशनल स्रोतों से। इंटरनेशनल स्रोतों से करेंगे तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप घरेलू स्रोतों से ऊर्जा की प्रोडक्शन करेंगे और उसके साथ ऊर्जा को खपत को कम करेंगे, एफिशिएंसी पर ध्यान देंगे, तो हमारी जो बचत है वो निवेश के रूप में फिर से भारत को वापस फायदा पहुंचाएगी और इंपोर्ट में कटौती आएगी। तो ये दोहरा फायदा होता है जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं और कोई दूसरा देश आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के अपनी शर्तों पर अब काम करने के लिए आपको बाध्य नहीं करता है। और भारत में हम देख रहे हैं कि महंगाई की जो स्थिति है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो $146 के बैरल पर जब चली जाती है, तो मेरे देश का बजट गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब हमारे हाथ में होगा $80 से $90 के बीच में अगर ये कीमतें रहती हैं कच्चे तेल की, तो वो मेरे देश के बजट को और साथ ही हमारे विकसित भारत के सपने को और ज़्यादा सहारा देंगी, सपोर्ट देंगी, बहुत उसका हाथ बढ़ाएंगी। और मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर कदम ताल करता हुआ नजर आएगा दूसरे सेक्टर्स के साथ में इस विकसित भारत की यात्रा में। धन्यवाद अजय, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है भारत, और एक और सफलता हासिल हुई है जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ONGC जीतेगा भारत जीतेगा करके हैशटैग के जरिए पोस्ट लिखा और कहा है कि कृष्णा गोदावरी के गहरे पानी की परियोजना में हमें सफलता हासिल हुई। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की है। न्यूज़ 10 में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज़ 10 में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार देर शाम करीब 8 बजे को अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग पंखाजूर के पुराने बाजार में हुई। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रविवार रात 8 बजे असीम राय रोजाना की तरह पंखाजूर थाने से महज कुछ दूर पहले गढ़चिरौली मार्ग राह से गुजर रहे थे। रविवार को छोटा बाजार होता है, इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात हमलावर बाइक से आए और फायरिंग कर दी। 9 महीने में 9 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। इससे पहले 8 नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की थी। इनमें 3 नारायणपुर जिले से ही थे। 10 फरवरी को नारायणपुर के ही बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू की भी हत्या की गई थी। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा गहरा गया है। ईडी टीम पर हुए हमले के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नाराजगी जताई है। ईडी अधिकारियों पर सुनियोजित हमले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को लुका छिपी बंद कर देनी चाहिए।
भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। उन्होंने ईडी टीम पर हुए हमले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को गिरफ्तार न कर पाने पर भी ममता सरकार को निशाना बनाया है। ये बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एक पार्टी है, एक परिवार है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? नवीन प्रवीण नहीं, प्रवीण का कपड़ा खींच रहे हैं। ये हालत है टीएमसी की। इसे बार बार बोलने से भी नहीं होगा। पब्लिक जो देख रही है, पब्लिक उसी को विश्वास करेगी। कि इसके पहले भी कई लोग ऐसे लापता हुए थे। बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ है, बड़े बड़े घोटालेबाज बंगाल में हैं। कोई दिल्ली में पकड़ा जाता है, कोई केरल में पकड़ा जाता है, कहीं जाके जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है, और यहाँ छुपे हुए उसको नहीं पकड़ पा रहे पुलिस। बांग्लादेश बॉर्डर में जहाँ घटना हुआ है, सेंसिटिव इलाका है, तो वहीं कहीं है इंफॉर्मेशन आ रहा है किसी टीएमसी के नेता घर में छुपे हुए हैं, लेकिन वहां पहुंचना, कार्रवाई करना मुश्किल, क्योंकि वो वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। वो बांग्लादेश में है कि भारत में है, वो पता नहीं चलता हो जाएगा संदेशकाली। तो पश्चिम बंगाल पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसन्नजीत, स्वागत। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीति जो है वो एक सियासी रूप तो ले रही है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था हमको देख रही है कि तार तार होती नजर आ रही है, और अब राज्यपाल ने भी शेख शाहजहां की गिरफ्तार ना होने पर रिपोर्ट मांगी है और नाराजगी जताई है। क्या लग रहा है? देखिए भावना, पहले तो ये बता दूं कि एक अजीब सा स्थिति है पश्चिम बंगाल में कि जिस तरह से हम सब लोगों ने देखे हैं कि लोगों ने ईडी ऑफिसर्स और सीआरपीएफ के ऊपर और साथ में पत्रकारों के ऊपर हावी हो गए थे उस दिन। उसके बाद बंगाल की पुलिस जाके ईडी के खिलाफ अपना रिपोर्ट दर्ज करा दिए है। तो जहां पे पुलिस ईडी के खिलाफ इस स्थिति में जैसे आप तस्वीर में दिखा रहे हैं, इस तरह की हाल में ईडी ने अपना जान बचा के भाग के आया है। यहाँ पे पुलिस अगर ईडी के खिलाफ अपने सुओ मोटो रिपोर्ट दर्ज करती है तो उसका मतलब सच है कि साफ है कि ये जो शेख शाहजहां को अरेस्ट करने की बात पूरे देश भर में बताया जा रहा है। जो गवर्नर की बात आपने कही कि गवर्नर ने कल रात को अपना नाराजगी जताया, लेकिन पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं है। ऊपर से ईडी और सीआरपीएफ के ऊपर दबाव डालने की कोशिश पुलिस के थ्रू होम मिनिस्टर ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। ये बात तो एकदम सही है। बिल्कुल, जैसे अपने हाँ बिल्कुल, यही मैं देश के लोगों को समझाने की कोशिश में लगा हूं। और दूसरी बात है कि दिलीप घोष की जो बाइट आपने सुनाया है, उसमें जो बांग्लादेश बॉर्डर की बात कहला जा रहा है, ये बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में पूरे देश को समझना चाहिए कि यहाँ पे होता क्या है और यहाँ पे किस तरह से पूरे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो सरकार की काबू से बाहर है। यह हम कह सकते हैं सरकार जानबूझ के वहां पे ऐसा स्थिति बना के रखे है कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो कोई भी हो, वो जाके वहां पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे तो जान बचा के उसको भागना पड़ेगा। भागना जी, यहाँ ईडी ने उनके लिए शेख शाहजहां के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। उधर आप बता रहे हैं कि पुलिस और जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है, क्योंकि ये जो शाहजहां हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। क्या कोई डेडलाइन दी गई है इस रिपोर्ट को सबमिट करने की? भावना, अगर मैं मीडिया रिपोर्ट को सही माने तो मैं एक अजीब सी बात आपको बता रहा हूं। पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश है कि नहीं, मुझे ये तो आप बता सकते हैं या हमारे देश के लोग बता सकते हैं कि घटना के बाद गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस, चाहे कोई भी गवर्नर हो, XYZ गवर्नर, प्रदेश की डीजीपी, प्रदेश की होम सेक्रेटरी और प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी को फोन किए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों ने गवर्नर की फोन नहीं उठाया। तो इसके बाद अब क्या कार्रवाई आशा कर सकते हैं? हम कोई भी कार्रवाई आशा नहीं कर सकते। ये भी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि इन तीनों को गवर्नर हाउस बुलाया गया था रिपोर्ट के लिए, लेकिन ये तीनों फोन तो उठाया नहीं, गवर्नर हाउस की तरफ रुख भी नहीं किया। अब आज हम इंतजार में है कि कल रात को जिस तरह से सीआरपीएफ की आईजी के साथ बैठक करने के बाद और ईडी की ऑफिसर्स के साथ बैठक करने के बाद गवर्नर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हो सकता है कि आज के किसी टाइम तक इंतजार करें इस रिपोर्ट के लिए और उसके बाद अपना कार्रवाई करें। ये तो एक तरफ है, दूसरी तरफ है अपने। हाँ बताएं। ठीक प्रसन्नजीत, आप बताएं आगे।
एक बात बता दें कि दूसरी तरफ अदालत में भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है। 11 साढ़े 11 बजे से कई सारे संस्थाओं की तरफ से, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी अदालतों के सामने ये पूरी स्थिति को रखा जाएगा, या नहीं तो PIL किया जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की तरफ से एकदम चुप्पी साधा गया, जिस तरह से भले इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया, तो लोगों के मन में जो एक तरह की जो आक्रोश पैदा होते जा रहा है, उसके बारे में शायद गवर्नर को या अदालत को कुछ नजर देना पड़े। ठीक प्रसन्नजीत, तो प्रसन्नजीत से हमारा संपर्क टूट गया है। हालांकि प्रसन्नजीत ये बता रहे थे कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो तार तार होती नजर आ रही है, और राज्यपाल ने ममता सरकार से ही ये जवाब मांगा है, ये रिपोर्ट मांगी है कि क्यों इस तरीके से ईडी पर जो हमला हुआ उस पर ईडी पर ही क्यों कार्रवाई की जा रही है, और शेख शाहजहां की अब जो है तफ्तीश की जा रही है कि वो अभी है कहां और इस तरीके के हमले क्यों हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घने कोहरे छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बढ़ते हैं आगे। मौसम विभाग ने आज तड़के कोहरे की स्थिति बताते हुए तस्वीर जारी की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना और बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में भी कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिल्ली में शीतलहर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच 8वीं कक्षा तक की छुट्टी को 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में भी लखनऊ जिला प्रशासन ने शीतलहर के कारण 8वीं तक की सभी कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद रहने की घोषणा की है, जबकि 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुले रहेंगे। और अब दक्षिण भारत के मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण के कारण तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तमिलनाडु के तिरुवरूर, मियालादुथुराई, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, वेल्लोर, रानीपेट, अरियालूर, कलाकुरीची और चेंगलपुट्टू और साथ ही पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने आज शिक्षण संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। कड़ाके की ठंड के बीच चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक फिजिकल मोड में कक्षाएं नहीं होंगी। स्कूल शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि 13 जनवरी तक किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक की फिजिकल मोड में कोई कक्षाएं नहीं होंगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां अब अंतिम रूप ले रही हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है। आइए जानते हैं राम मंदिर से जुड़ी विशेषताएं।
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं बताई हैं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप शामिल हैं। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राम जन्मभूमि के लिए सभी ने प्रयास किया है कि कुछ मठ इसमें प्रमुख रहें। उन्हीं में से एक है कांची मठ। इस प्राण प्रतिष्ठा में और इसके पूर्व रहे कांची मठ की भूमिका पर बात की है कांची मठ के काशी प्रभारी वीएस सुब्रमण्यम मणि ने। जब राम मंदिर के बारे में पूरे देश में लोग प्रयास कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कैसे उसका निर्माण हो, उस समय कांची मठ ने लगातार जब से प्रयास शुरू हुए उसमें अपना योगदान दिया। उस योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कांची मठ है काशी में, उसके प्रभारी वीएस सुब्रमण्यम मणि जी से विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताइए कि किस तरह से कांची मठ ने योगदान किया है राम जन्मभूमि के जो प्रयास हुए उसमें। आचार्य परंपरा के 68वें आचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज वर्ष 1986 के पूर्व तक राम जन्मभूमि मंदिर में ताला लगा हुआ था और यह उन्हीं का आशीर्वाद और प्रयास हम कह सकते हैं कि वर्ष 1986 में राम जन्मभूमि का माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा ताला खुला। ताला खुलने के साथ ही प्रथम शंकराचार्य के रूप में जो हमारे पूज्यपाद श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज हैं, उस समय उनका प्रवास प्रयागराज में रहा। वो पदयात्रा करते हुए अयोध्या धाम पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भगवान को छत्र, चंवर और वस्त्र अर्पण कर वहाँ भगवान का दर्शन और पूजन किया। उसके बाद पूज्य महाराज जी का इस राम मंदिर के निर्माण के लिए वर्ष 1986 और वर्ष 1989 में 2 बार संपूर्ण उत्तर प्रदेश की यात्रा, पदयात्रा उन्होंने की और लोगों को जागृत किया। आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं। कांची मठ के द्वारा 5 अगस्त जो 2020 को जो भूमि पूजन का कार्य हुआ, उसका नेतृत्व और उसका निर्देशन पूज्यपाद कांची के शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज के दिशा निर्देशन में वहाँ कार्य हुआ। जो श्रद्धा भाव है वो तो आ ही गया है। विश्व का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा प्राण प्रतिष्ठा से। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हनुमान घाट, वाराणसी। और अब आपको लिए चलते हैं भोपाल। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या को भोपाल का डमरू दल गुंजायमान करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मिले आमंत्रण के बाद अब 108 सदस्यों का ये दल भोपाल से झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़ों और डमरू, शंख आदि लेकर रवाना हो रहा है। भोपाल से देखिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। बाईस जनवरी को अयोध्या पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। दुनिया भर से मेहमान अयोध्या पहुंच रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के हाथों भगवान रामलला
कि विराजमान होंगे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य मंदिर में हो जाएगी जिसका इंतजार सदियों से ये भारतवासी कर रहे थे। अयोध्या गूंजने वाली है। श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति भोपाल के इन तमाम लोगों के द्वारा, जिसको डमरू दल भी कहा जाता है, भोपाल में अब ये अंतिम परफॉर्मेंस इनकी है, बल्कि ये कहें कि ये अंतिम प्रैक्टिस के अंतिम दौर में इस वक्त है और इसके बाद सीधे रवानगी डाल रहे हैं अयोध्या के लिए, जहां पर अब 22 तारीख को ही सीधे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। अर्जुन सोनी जो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। कब पता चला कि अयोध्या जाना है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया हुई, कैसे अयोध्या जाने तक का सफ़र अब पूरा हो रहा है? बिल्कुल, जब मैंने यहाँ से 6 महीने पहले हम लोग जब मतलब सावन के दौरान जब हम महाकाल में गए थे शाही सवारी में, तभी मेरे दिमाग में था कि भगवान अयोध्या रामलला 2024 में विराजमान होंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ करना है। हमारे पास श्रृंगी है जो कि हिमालय से लाई हुई है, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है और इसकी कहते हैं ध्वनि पॉल्यूशन या बैक्टीरिया जो रहते हैं ध्वनि में, वायु में, उसका नाश करता है। जैसे शंख ध्वनि बहुत पवित्र मानी जाती है, वैसे ही है ये भी। इसके बाद हमारे पास ये नगाड़ा है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगाड़ा है। इसके बाद हमारे पास ये पुनेरी ढोल है, ग्रुप है पूरा शंख का। ये झांझ है, बिगुल है, ये बजाने की बिगुल है, ये झांझ है। इसमें सभी मतलब, और इधर डमरू दल है, पूरा डमरू की टीम है। हमको सबसे पहले नागेश्वर नाथ मंदिर में 21 तारीख को करना है और उसके बाद उसके सामने नया घाट है, तो नया घाट पे रात को लाइटिंग शो होता है और वहाँ पे सारे पत्रकारों का जमावाड़ा रहता है, तो उस दौरान हमें वहाँ पे करना है, जो कि हमारे 7 घंटे की परफॉर्मेंस नॉन स्टॉप रहेगी 21 तारीख की। इसके बाद हमारे को 22 तारीख को नागेश्वर नाथ मंदिर से लता मंगेशकर चौराहा से तुलसी उद्यान, देवकाली माता, हनुमानगढ़ी और रामलला अयोध्या के मंदिर, वहाँ तक बजाते हुए 22 तारीख को जाना है, जो कि हमारे 8 से 9 घंटे की परफॉर्मेंस नॉन स्टॉप होगी। सुनाएंगे क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं वहाँ पे और क्या विशेष तैयारियां हैं? बिल्कुल, उस विशेष क्षण के लिए हमने कुछ विशेष तैयारियां करी हैं। भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे के आराध्य हैं, तो हमने दोनों का समावेश करा है। यही शंख, यही नगाड़ा, यही ढोल और यही झांझ और यही डमरू सुनाई देगा अयोध्या में 22 तारीख को, जब भगवान राम विराजमान हो रहे होंगे अपने मंदिर में। कैमरामैन दिनेश भोयर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। न्यूज़ एट 10 में बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत ने आज मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को तलब किया और कड़ा विरोध जताया। तो मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को तलब किया गया है और आपको बता दें कि भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के 3 उप मंत्रियों का भी निलंबन कर दिया गया है। और यहाँ ताज़ा खबर यह है कि मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को तलब किया गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना सत्ता संभालने जा रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से आम चुनाव में जीत दर्ज की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। बांग्लादेश में छिटपुट हिंसा की घटनाओं और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और उसके गठबंधन सहयोगियों के बहिष्कार के बीच रविवार को आम चुनाव खत्म हुआ। शेख हसीना 2009 से सत्ता में है। शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग ने 50% से अधिक सीटों पर कब्जा किया है। पाकिस्तान में बलूच लोगों को जबरन गायब करने के खिलाफ बलूचिस्तान प्रवासी के सदस्यों ने अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में से एक बलूचिस्तान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वहीद बलूच ने कहा कि वे ये विरोध प्रदर्शन पिछले 75 सालों में बलूचिस्तान में हुए अत्याचारों के खिलाफ कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच वहीद बलूच ने कहा कि हम पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ उन बलूच परिवारों के समर्थन में
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था और वे लापता हैं। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। अनुभवी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण नहीं चुना गया है। T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा और उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर भी कर दिया। भारत से जीत के लिए मिले 131 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 133 रन बनाकर मैच को जीत लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए एलिस पेरी ने नाबाद 34 और कप्तान एलिसा हिली ने 26 रन बनाए। बेथ मुनी ने 20 और ताहिलिया मैकग्रा ने 19 रन का योगदान दिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। इससे पहले भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुई। तीसरा और निर्णायक मैच मंगलवार को खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।